बच्चों साइंस प्रैक्टिस सेट का आज थर्ड डे है, पार्ट 3 है ये। पहले पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हम लोग अपलोड कर चुके हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसको। डिफाइन एक्सक्रीशन, नेम एनी वन मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? वेस्ट मटेरियल को जो बॉडी के लिए हार्मफुल है बॉडी से बाहर निकालना, इसको एक्सक्रीशन। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में वेस्ट मटेरियल दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, उसे बॉडी से बाहर निकालना, गेट रीड फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल, इसी को तो एक्सक्रीशन कहते हैं। इंसान यूरिनेशन से यूरिन निकाल के अपनी बॉडी से मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल से रीड पाता है। तो प्लांट्स में तो ऐसी कोई किडनी होती नहीं, कोई किडनी नहीं होता, कोई लंग्स नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, स्वेटनिंग नहीं होती, फिर प्लांट कैसे अपनी वेस्ट मटेरियल को निकालती है? बच्चों क्वेश्चन वही है कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन ये मैंने बता दिया। अब प्लांट कैसे अपने वेस्ट मटेरियल को निकालती है? सुनो, प्लांट में कोई खास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए। प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को लिफ में जमा कर लेती है, लिफ में स्टोर कर लेती है, लिफ को गिरा देती है, छुटकारा मिल गया उसे अपने वेस्ट मटेरियल से। रेजिन और गम के फॉर्म में निकाल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। तो इस तरह कई मेथड से प्लांट्स भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से निजात पाती है, रिड पाती है, छुटकारा पाती है। ठीक है बेटा, तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। याद रहे एक बात कि हम लोग इस एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के बाद बेटा इस पे करियर काउंसलिंग भी करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतरीन होगा। आप चैनल पे बने रहें और आज हम पूरा इसको कंप्लीट करवा के बायो को फिर देखते हैं आगे। ये देखिए, व्हाट हैपेंस टू द ग्लूकोज व्हेन एंटर्स द ग्लोमेरुलस अलोंग विद फिल्ट्रेट। कल ही बताया था कि भाई ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जब इधर से ग्लोमेरुलस से ब्लड पास हो रही होती है तो इधर डिफ्यूजन होकर चली जाती है पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुला। नेफ्रॉन के इस पार्ट को पीसीटी कहते हैं। तो जब ब्लड से चीजें जाती है ना तो सिर्फ यूरिन नहीं जाती, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं जाते, उसके साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी चले जाते हैं। जैसे ग्लूकोज वगैरह चला गया तो भैया वो यूरिन से थोड़ी निकलेगा, यहीं पे रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुई, जो भी यूजफुल मटेरियल है वो पीसीटी से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? वही कि अगर चली गई ग्लूकोज तो क्या होगा? आंसर सिंपल लिखना कि इट इज रीअब्सॉर्ब। ठीक है बेटा, पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होता है, यहाँ पे लिख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 2 वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच आर प्रोड्यूस इन बॉडी सेल। 2 वेस्ट प्रोडक्ट का नाम बताइए, सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। ये बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होती है, इसे बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे PYQs है या प्री बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं अप्रोक्स बायो तो पूरा कवर कर लिया। अब चूंकि मेरा एक वादा था आपसे कि अगर आप बहुत ज्यादा आप शेयर करते, लाइक करते, कमेंट करते तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री भी बनाता, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। फिर भी दिन रहा नहीं गया, कुछ बच्चों जितने भी देखते हैं उतनों के लिए बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने बनाया कि चलो बना देते। तो चलिए आज बायो तो खैर पूरा डिस्कशन हो गया, इस वीडियो के अंत में केमिस्ट्री फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, आइए इसको देखते हैं। नेम द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ इट टेक प्लेस। बेटा अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? अगर ईस्ट में होगा तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फर्मेंटेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। कल बताया भी था पार्ट 2 में इसको डिटेल में। उसके बाद लेकिन अगर एनिमल टिश्यू में बनेंगे, मसल सेल में, तो क्या बनेगा बेटा? लैक्टिक एसिड। आपको बता दूं कि क्वेश्चन यहां से और भी बन सकता है। क्या कि पैरों में विगरस एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद पैरों में क्रैम्प क्यों आते हैं? बेटा पैरों में क्रैम्प ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए इसको देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या है? नेम द टिश्यू। मैं सिंपल वे में बता दे रहा हूं, बाकी इसको आप देखते रहिएगा। Name the tissue which form the vascular bundle. State their function in plant. देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में, लाइफ प्रोसेस में ये क्वेश्चंस है। तो बेटा वहां से 4 चीज आप याद कर लीजिएगा बस। जाइलम का फंक्शन, फ्लोएम का फंक्शन, और ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन, ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन, और ट्रांसपिरेशन के एडवांटेज। सुन लीजिए 2 मिनट में। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू द लिप्स। Phloem transport food material from leaf to the different parts of the plant body. Transpiration, the loss of water in the form of vapor from leaf is called transpiration। एक्सेस वाटर का लीफ से वेपर के फॉर्म में निकल जाना क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। उस पर ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या है? ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है प्लांट के, उस पर एक्सेस वाटर को बाहर भी निकालती है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होता है बेटा जाइलम का और फ्लोएम का? देखो जाइलम किससे किससे बना होता है? वेसल, ट्रेकिया, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा नहीं लिखा हुआ है, जाइलम
पैरेन्काइमा, एक याद रखना। फ्लोएम किससे बना होता है बेटा? सिव ट्यूब कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिव ट्यूब कंपेनियन सेल, तो यहाँ पे सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल तो लिखा हुआ है, आप साथ साथ ये और भी लिख दीजिएगा, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन से लिया गया। बेटा सुनिए, प्लांट्स होता है, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है बेटा? फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं बेटा? पूरे को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक को कहते हैं एंथर और दूसरे को कहते हैं फिलामेंट, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट मिलकर क्या कहलाता है बेटा? स्टेमन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, एंथर प्लस फिलामेंट मिलकर स्टेमन कहलाता है। फीमेल पार्ट जो होती है उसे पिस्टिल कहते हैं। फीमेल में 3 पार्ट्स होती है बेटा, स्टिग्मा, ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा जो बुशी टाइप होती है, स्टाइल, एंड देन बेटा ओवरी। हाँ, ये होता है, और तीनों को मिला के क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं बेटा। तो मेल पार्ट को स्टेमन, फीमेल पार्ट को पिस्टिल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये वाला हिस्सा क्या है? तो देखो बेटा, ये वाला जो हिस्सा है इसमें बी क्या है? ये एंथर है, ये वाला हिस्सा पार्ट है। और फीमेल, ये देखो, ये फीमेल ऑर्गन है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये बेटा क्या होगा? स्टिग्मा। क्या होगा? स्टिग्मा। तो अगर ऐसा डायग्राम दे दे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और भी बात बता दूं आपको, पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब बेटा पोलिनेशन जो होता है ना, पोलिनेशन जो होता है वो आमतौर पे 2 तरह का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट, सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम अदर प्लांट टू अनदर प्लांट। हाँ, स्पेसिस सेम ही होगा, पेड़ अलग हो जाएगा प्लांट, उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी 10 के लेवल के हिसाब से सुन लो। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरा, पोलन ट्यूब डेवलप्ड हुआ, अंदर ओव्यूल होता है, अंदर जाके माइक्रोपाइल से अंदर जाएगा, 2 मेल गेमेट छोड़ेगा, एक मेल गेमेट एक से मिल जाएगी, बनाएगी जाइगोट, इस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं। दूसरा मेल गेमेट सिनगेमी कहते हैं, दूसरा मेल गेमेट न्यूक्लियस से मिल जाएगी 2, उसे कहते हैं ट्रिपल फिजन। ये एंडोस्पर्म बनाती है, जाइगोट बनाती है, और पूरा का पूरा ओवरी बेटा क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड का कवर बन जाता है, इंटीगुमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, वक्त कम है, आपका परसों ही एग्जाम है बेटा, तो एकदम स्पीड में कवर कर दे रहा हूं कि आपका टाइम जो है ना बेटा वेस्ट ना हो। ठीक है, और भी कोई बात हो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा बेटा। हम लोग इसके बाद 11-12 के लिए मेरा एक अलग चैनल है, होडा क्लासेस का नाम से, हम उसमें 11-12 नीट के लिए पढ़ाते हैं हम लोग, करियर काउंसलिंग भी होती है। इस चैनल पे भी हम बस एग्जाम खत्म होते ही जामिया मिलिया, एएमयू और बड़ी बड़ी स्कूलों की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराएंगे, साथ साथ आपकी करियर काउंसलिंग करेंगे कि किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आज के दौर में सबसे बेस्ट है। ठीक है ना बेटा? ठीक है, चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? स्टेट 2 लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मैं ये बता चुका हूं आपको। ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है बेटा। देखिए ये तो बहुत फास्ट होता है लेकिन हर सेल तक में नहीं पहुंच पाता है। हर सेल तक नहीं पहुंच पाता है, ये इसकी लिमिटेशन है। केमिकल कम्युनिकेशन का क्या फायदा है? स्लो तो होता है लेकिन हर सेल तक पहुंच जाता है। ये इसको रीसेट होने में टाइम लगता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। केमिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। केमिकल का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, इलेक्ट्रिकल का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो आप 3 डिफरेंस दिख दे, इसमें तो बहुत बड़ा लिखे है, तो आप इसको नहीं लिखे, बस जो मैं 3 बोला आप लिखिए, चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं तो आप इतना याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो मैंने शॉर्ट में बताया आप आराम से उसको लिख सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेट द चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन फर्टिलाइजेशन हैज टेक प्लेस। राइट द रोल ऑफ प्लासेंटा इन दिस प्रोसेस। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेन तो यही है, यहां समझ लीजिए। राइट द रोल ऑफ प्लासेंटा इन दिस प्रोसेस। देखो प्लासेंटा क्या करता है, फंक्शन, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई कुछ सेंटेंस। अब प्लासेंटा क्या होता है बेटा? प्लासेंटा एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मदर के यूट्रस से लेके बच्चे से अटैच होता है। फूड न्यूट्रिशन वगैरह और या बच्चे का वेस्ट मटेरियल इसी प्लासेंटा के थ्रू बाहर निकलता है। एकदम 10th के लेवल से बता रहा हूं बेटा, सिंपल बना के, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब 11-12 में पढ़ाते हैं तो बहुत इलेबोरेट करके नीट के लिए पढ़ाते हैं हम लोग। अभी शॉर्ट में सुन लीजिए कि टिश्यू यूट्रस से निकलती है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जिसे प्लासेंटा कहते हैं। ये फूड और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है बच्चों को, और बच्चों से वेस्ट मटेरियल लेके बॉडी से बाहर निकलती है बेटा। ठीक है ना? तो और फर्टिलाइजेशन एक बार हो जाए, स्पर्म और एग मिल जाए, फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की, याद रहे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये फिलोपियन ट्यूब बेटा, फिलोपियन ट्यूब पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बताया हूं। ये ओवरी बेटा, ये आपका यूट्रस, यूट्रस में जाइगोट बनते हैं,
मेल और फीमेल गेमेट मिल गए। अब ये यहाँ पे प्लासेंटा भी डेवलप हो जाता है। 9 महीने तक के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। फिर पुश होता है और ये देखो सर्विक्स से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। सर्विक्स बहुत नैरो रीजन होता है। बेबी निकलने से पहले ना ऊपर का मेम्ब्रेन फट जाता है, अम्नियोटिक फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड यहाँ पे स्मूथ बनाता है, थोड़ी देर के लिए फैलता है, सर बच्चे का पहले बाहर निकलता है, फिर बेबी बाहर आ जाता है। तो यहाँ तक समझ गया बेटा लोग? चलिए, ये आपको एससीजी हार्मोन पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मैं ज्यादा लिख दिया हूं तो जरूरत नहीं है, ये क्लास 12 में पढ़ेंगे आप लोग। एक फर्टिलाइज नहीं तो क्या होगा बेटा? अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूट्रस ब्रेक हो जाएगी और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए जब तक बेबी नहीं होगा ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकती नहीं है, मेनोपॉज में रुक जाती है या फिर स्ट्रेस इमोशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। बट लेकिन अगर जाइगोट बन जाए तो अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा। ये प्रेगनेंसी की इंडिकेशन होती है एक तरह से। नहीं, अब आगे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। चलो देखते हैं। हालांकि ये मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाई है ना, उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। क्या दे दिया है? इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन एनवायरनमेंट व्हिच वी रिस्पोंड एप्रोप्रिएटली टू अवॉइड डेंजर। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन आस्क्ड ओवर दिस टॉपिक। केस बेस्ड क्वेश्चन है। नेम द एक्शन बाय व्हिच वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन द सिचुएशन मेंशन्ड अबव द अनडिफाइंड। मान लीजिए कोई सडन चीज होती है, कौन ऐसा बॉडी में प्रोसेस है जो हमें पता? चलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अचानक गिरा, मैं ऐसे करूंगा ना, कोई गिरा ईंट तो ऐसा हाथ लगाऊंगा, अचानक बचाया ना, ये हाथ मेरा ऐसा निकल गया। हाँ, ऐसे किसी को आप ऐसे आंख पे ऐसे मारो, आंख बंद हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। स्पाइनल कोड के द्वारा लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। याद रखना कि हार्मोन वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, डॉगी पीछे पड़ गया, आप इसकी डरे हुए हो, तब कौन हार्मोन निकलता है? एड्रेनालाइन, इमरजेंसी हार्मोन बेटा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं, मैंने समझा दिया। मोटर न्यूरॉन क्या होता है बेटा? मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कोड से कहां लेके जाता है? अफेक्टेड ऑर्गन तक। ठीक है, और रिले न्यूरॉन क्या कहते हैं? मोटर और सेंसरी के बीच में। रिले नहीं जानते हो? कोई सामान ले गया दूसरे को दे दिया, वैसे ही मोटर और न्यूरॉन के बीच में जो होता है ना, उसको रिले न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम? दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इनसे ट्यूब पूरी बॉडी में गई होती है नर्व, हाँ, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक बात और याद रखना बेटा यहाँ पे, कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेन को सेफ कौन करता है? तो ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर में होता है, इसे क्रेनियम कहते हैं। उस क्रेनियम के नीचे 3 मेम्ब्रेन होते हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। हाँ, तो ब्रेन को शॉक और इंजरी से ये क्रेनियम, ये हड्डी का जो बना होता है, और वो जो तीनों मेम्ब्रेन होती है वो बचाती है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब आइए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं क्या बता रहा था कि what is the first step of cellular respiration, in which part of the cell does it occur? देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन में 2 पार्ट होते हैं ना, एक ग्लाइकोलाइसिस होते हैं और एक क्रेब साइकिल होता है बेटा। क्लास 10 में तो इतना नहीं जानना है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होते हैं, फर्स्ट पार्ट, यानी ये जो चीज होता है ना, ये साइटो, देखिए आप यहाँ पे, ये तो तोड़ के नहीं दिखाया क्लास 10 में, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है बेटा? फर्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म में। ये पूरा रेस्पिरेशन दिखा दिया है। ग्लूकोज O2 से मिला, CO2 बना, H2 बना, एनर्जी ATP निकला, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हम काम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। हाँ, तो ये बेटा पूरा प्रोसेस ही दिखा दिया यहाँ पे। हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या बनेगा? या तो इथेनॉल बनेगा बेटा, या तो एसिटिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड बनेगा। नहीं, लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है, इथेनॉल ईस्ट में बनता है। नहीं, तो इसी की वजह से पैरों में क्रैम्प आते हैं, कुछ देर पहले ही बता के गया हूं। ठीक है बेटा, अब आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइए, यस, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सबको पता है बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्या अहमियत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है पूरी बॉडी को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होती है ना, पूरी बॉडी से ब्रेन, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ता है। और ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करता है। वॉलंटरी मूवमेंट एंड रिफ्लेक्स एक्शन में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो आप ये 2 लाइन लिख देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। हाउ इज ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड? अभी बता गया हूं कि ह्यूमन ब्रेन क्रेनियम में होता है, उससे बचाया जाता है, और क्रेनियम के नीचे 3 मेम्ब्रेन होती है जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। कंबाइनली, अलग अलग नाम, ड्यूरामीटर, पायामीटर, आर्किनवाइड, वो आपको जानना नहीं है, वो आप जब नीट के लिए पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन देखिए बेटा। नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड वाटर इन प्लांट। देखिए, केमोट्रोपिज्म कल बताया था कि जब पोलन ग्रेन गिरता है तो पोलन ट्यूब जाती है व्हील की तरफ, इस मूवमेंट को केमोट्रोपिज्म कहते हैं। रूट हेयर पानी की तरफ मूव करती है, इसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, बायो लगभग लगभग आपका मैंने पूरा करा दिया। जो मेरा शॉर्ट भी बनाया हूं ना, 10 शॉर्ट बनाया हूं 2-2 मिनट की, वो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह बायो में लगभग लगभग आपका 99% आ जाएगा। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़े, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी से जरूर पढ़ ले। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करा दिया, लगभग लगभग यहां से क्वेश्चन इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में आ जाएंगे बेटा। अब आइए इसको देखते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन व्हाई हर्बीवोरस एनिमल है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन ना छोटा होता है, क्यों? क्योंकि इट इज इजी टू डाइजेस्ट मीट रेदर देन ग्रासेस। ग्रास में सेलुलोज होते हैं, उसे डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, मीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए कार्निवोरस की डाइजेस्टिव सिस्टम छोटी होती है। जितना शेर और देखोगे ना, उसकी छोटी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, और जितने भैंस वगैरह देखोगे, हिरन वगैरह, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ी होती है, क्योंकि ये घास खाती है और घास को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है बेटा। तो ये अंतर मिल गया। ऑल्दो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, yet they differ from each other, justify the step given one। देखो पेप्सिन वर्क इन एसिडिक एनवायरनमेंट, वेरी गुड। स्टोमक वाइज ट्रिप्सिन एक्टिन अल्कलाइन, क्योंकि ट्रिप्सिन कहां से निकलती है बेटा? पेनक्रियास से। और पेनक्रियाटिक जूस कहां काम करती है? अल्कलाइन मीडियम में। तो भले ये दोनों सेम है, मतलब प्रोटीन को ही तोड़ते हैं, लेकिन एक एसिडिक मीडियम में काम करती है, स्टोमक से निकलती है पेप्सिन, और दूसरा पेनक्रियास से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका घर से, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब बहुत कम ही क्वेश्चन रह गए बस, उसके बाद एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर दूंगा क्वेश्चन। अब उसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए अब तो आप लोगों ने उतना प्यार दिया नहीं, पर चूंकि आप लोगों ने जितने बच्चे भी देखे थे ना, उनके लिए मुझे पूरा बनाना ही था, बना दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि बच्चा पूरा कम से कम उसको पता चल जाए, नहीं? ठीक है, अब आगे देखिए इधर। मैं शुरू में चाहा था कि पूरी डिटेल में बना दूंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स भी, लेकिन आपसे कहा था मैं पार्ट 1 में ही कि आप कितना प्यार देते हैं, सब कितने लोग देखते हैं। अब इतना देर देख के स्लाइड बनाओ, उसके बाद मेहनत करो, पढ़ाओ बेटा, और आप लोग शेयर नहीं किए, बहुत कमेंट नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो इसलिए मन थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन फिर भी जो बच्चे देखते हैं उनके लिए मैं एक बार पूरा बायो बना दिया, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन, ये लंबाई को मेंटेन करता है बेटा। टीएसएच भी निकलता है, पर ये क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करता है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड से कौन हार्मोन निकलता है? एड्रिनलाइन, ये एग्जाम में पूछता है। इनसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ये नाम आप याद मत रखिएगा 10 में, एपिनेफ्राइन, ये दोनों बस एड्रिनलाइन याद रखिएगा, इमरजेंसी हार्मोन है ये। फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं, इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट फ्लाइट फ्राइट। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एड्रिनलाइन से क्या कहते हैं? फाइट फ्लाइट फ्राइट। कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यही हार्मोन निकलता है और इंसान को सेव करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन? बेटा थायरोक्सिन गले में पाया जाता है ना, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। कल के वीडियो में भी बताया था कि आयोडीन की कमी की वजह से एक बीमारी हो जाती है, थायरोक्सिन नहीं बनता है, ग्वाइटर। इसका फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बस आप एक याद रखिएगा। हालांकि बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, ठीक है बेटा। बस क्लास 10 में ये 2 याद रखिएगा, विल गेट फुल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बस अब 2-3 ही क्वेश्चन रह गए होंगे, इसको देख लेते हैं फिर। व्हाट हैपेंड टू ग्लूकोज, अभी क्वेश्चन बता के क्या हूं बेटा अभी। चलिए, तो जब इस क्वेश्चन को बता दिया हूं तो देखना ही नहीं है इसको, नहीं आप देख लीजिए, अभी बता के गया हूं। अब इसको देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड, ये भी बता के गया हूं बेटा, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं, प्लांट्स यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक टू गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये भी लगभग बताया, लेकिन दूसरे वे में यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। भाई प्लांट के अंदर कोई किडनी जैसे ऑर्गन नहीं होते, तो अपने वेस्ट मटेरियल से कैसे करती है? ट्रांसपिरेशन से। अपनी एक्सेस पानी को लॉस कर दिया, अपने पत्तियों में वेस्ट मटेरियल जमा कर ली, उसे गिरा के कर ली, वेस्ट स्टोरेज कर ली गम रेजिन के फॉर्म में। ये मत लिखिएगा, 10th में नहीं है, हालांकि ये भी सही है, पर आप मत लिखिएगा, आप 3 लिख दीजिएगा, यू विल गेट मार्क्स। गडेशन भी लिख सकते हैं ना, लिक्विड के फॉर्म में स्टेम से पानी निकलता है, पर क्लास 10 में नहीं है ये तीनों क्लास 10th में है। आप लिख सकते हो कि प्लांट वेस्ट मटेरियल अपनी कैसे निकालती है, बॉडी में स्टोर करती है, उसके बाद वो फिर निकालती है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हेरिडिटी से है बेटा लो। हाउ इज इक्वल जेनेटिक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स से इंश्योर्ड इन प्रोजेनी? बिल्कुल, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आता है, 23 क्रोमोसोम पापा से आता है, बच्चे में 46 2n हो जाता है, एन आके, तो इक्वल ही तो आया दोनों से, इस तरह श्योर होते हैं कि दो बच्चे में एकदम बराबर आ गया। नहीं, फर्टिलाइज एग में 23 क्रोमोसोम मैंने लिख दिया है, बच्चे में 46 आता है, डायग्राम भी बना दिया है, ये देखिए एक ये स्पर्म 23 दोनों से आया, जाइगोट में 46 हो गया बेटा लोग, ठीक है। अब आइए ट्रेंडिल, ये कल भी बता चुका हूं कि ट्रेंडिल थिग्मोथ्रोपिज्म, किसी भी सॉलिड चीज के टच में आती है, फिर उससे लेके ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ले लीजिए इसका। अब आता है ट्रांसलोकेशन, बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड के ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस को फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखिएगा कि ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन 10th क्लास में इतना ही काफी है।
अब आ जाइए इधर, आर्टरी वेन्स कल बताया था कि आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं, वो डीप सीटेड होती है क्योंकि उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर को झेलना पड़ता है। वेन की दीवारें पतली होती हैं। अच्छा, आर्टरी आमतौर पर कौन से ब्लड ले जाती है बेटा? आर्टरी हार्ट को, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, वेन ब्लड को हार्ट के पास ला जाती है। हालांकि आप स्कूलों में ये पढ़े होंगे कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा डेफिनेशन ये होगा कि आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। इट विल बी बेटर डेफिनेशन बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑर्गेनिज्म हैज अ 3 चैम्बर हार्ट? व्हाई डू दे हैव 3 चैम्बर? देखिए इवोल्यूशन की बात है, ये जो आप देख रहे हैं एम्फीबियन है, फ्रॉग है, रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल को छोड़ दीजिए तो सब 3 चैम्बर हार्ट रखना। 4 चैम्बर की तरफ मूव कर रहे थे। 3 चैम्बर में ऑरिकल वेंटिकल अलग अलग हो गए थे, नीचे वाला अलग नहीं हुए थे। देखो दे हैव 3 चैम्बर, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन, सब कुछ ऑक्सीजन डीऑक्सीजन मिक्स है, मतलब ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड को अलग करने की प्रक्रिया थी। जब 4 चैम्बर हो गए तो पूरी तरह से अलग हुए, ये थोड़ी बहुत मिक्स होते हैं। ठीक है बेटा, 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है? 2 आर्टरिया होता है, एक वेंटिकल होता है, नीचे वाला एक ही होता है। अभी तो देखिए लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या है बेटा? लिम्फ तो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है ना, जब कैपिलरी से निकल जाता है। इसका फंक्शन है एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को इंटेस्टाइन से लेके जाना, इम्यूनिटी को मेंटेन करना। बस 2 आप लिख दीजिएगा, सफिशिएंट है कि इम्यूनिटी को मेंटेन करता है और डाइजेस्टिव मटेरियल को पूरा फिर से। बच्चों अब ये बायो लगभग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने सब बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। 99% एकदम यहीं से आएगा क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारा मैंने डिस्कस कर दिया, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिया। अब रही बात केमिस्ट्री की, आइए मैं आपको स्पीड में केमिस्ट्री की सारी इंपोर्टेंट बातें बताता हूं, ठीक है ना। सुनिए बेटा, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले MgO, Mg+O, MgO, 2Mg, O2 + 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाला रिएक्शन सबसे पहले याद रखिएगा बेटा। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकता है। ये डेडलिंग फ्लेम से जलता है ना, ऑक्सीजन से जलने के बाद जो एश बचता है, जो राख होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद पूछ सकता है, फर्स्ट चैप्टर भी केमिस्ट्री के बता रहा हूँ, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ स्पीड में बताते हुए चला जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये पूछ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पूछ सकता है कि व्हाइट वॉशिंग करने के 2 दिन बाद क्यों दीवारों में चमक आती है? आप आंसर लिखिएगा, क्योंकि व्हाइट वॉशिंग के बाद क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, जो कि मार्बल का फॉर्मूला है, इसलिए उसमें चमक आ जाती है 2 दिन बाद। फिर आपसे पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उससे हीट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में भी आ जाएंगे। नहीं, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद कौन आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखिएगा फेरस सल्फेट वाला रिएक्शन। फेरस सल्फेट कलरलेस क्यों हो जाता है बेटा? क्यों उसका? क्योंकि उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? हिट करने पे लूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेड नाइट्रेट वाला, ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है बेटा? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन रिएक्शन यूज होता है? जरूर याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा बेटा, ठीक है, कि ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अच्छा, इसके बाद बेटा आप तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेरियम सल्फेट वाला बेटा। उसके बाद आप आगे आ जाइए, तो अब एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो वो भी याद रखना, हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव एलिमेंट का नाम याद रख लेना। एक चीज और याद रखना बेटा कि कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी फैट वाला चीज या फूड खाने वाला चीज को रखने पे अगर चिप्स में रखते हैं तो उसमें नाइट्रोजन क्यों डाल देते हैं? बेटा रेंसिडिटी। जब भी कोई फैट या कोई फूड वाला मटेरियल होता है ना, तो जब वो ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो स्मेल निकलने लगती है, तो नाइट्रोजन डाल देते हैं, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके फूड पार्टिकल बच जाता है। उसके बाद आ जाओ एसिड बेस एंड सॉल्ट में। एसिड बेस सॉल्ट में याद रखना कि नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। लिटमस पेपर को जानते हो, लाइगेंड से मिलता है, ये याद रखना। उसके बाद इसमें और याद क्या रखना बेटा? केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना कि एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज याद रखना कि फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज होती है उसमें, ठीक है बेटा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में तो एक ये भी याद रखना, न्यूट्रल रिएक्शन भी, कि एसिड बेस। याद रखिए, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक बार आप अपने हिसाब से किताब पढ़ लेना एनसीईआरटी बेटा। अब मेरे पास वक्त नहीं रहा क्योंकि कल तो एग्जाम है, परसों, और मैं इसके कतई खिलाफ होता हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले आके लघु चिल्लाने। जो आप पढ़े हो दैट्स ऑल। अभी इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं, एक बार रिकैप कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा। अब लेकिन बायो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं। अगर वादे के मुताबिक आप लोगों ने शेयर किया होता, लाइक जाता, और तब मजा आता बेटा, मैं इनको भी बहुत डिटेल में बता देता। खैर अब कंटिन्यू ही रहेंगे आगे, अब मेहनत करते रहेंगे, देखते हैं
अब आगे देखिए बेटा लोग, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये तो चीजें समझ गए आप लोग क्या कि कहाँ पे थे हम लोग, एसिड बेस सॉल्ट पे थे। हाँ, न्यूट्रल रिएक्शन भी आ सकता है कि एसिड बेस से रिएक्शन करता है ना, तो सॉल्ट बनाता है, न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं इसको। हाँ, उसके बाद एक ब्राइन सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि क्लोरो अल्कली रिएक्शन क्या है, क्योंकि उस रिएक्शन में क्लोरीन और अल्कली दोनों बनते हैं, इसलिए इसे क्लोरो अल्कली रिएक्शन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, NaOH प्लस H2O के मिक्सचर को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। उसके बाद आ जाओ, चारों कंपाउंड से क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आ सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाते कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन को रिएक्शन करा के बनाते हैं। इसका यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का बेटा, याद रखना कि इसे ब्लीच करने में यूज होता है, जर्म को मारने में यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद आ जाओ बेटा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है। बेकिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा में जब अगर टार्टेरिक एसिड मिला दोगे तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा का यूज क्या है बेटा, बनाते कैसे जानते ही हो, NaCl CO2 NH3 या H2O मिला देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है NaCO3। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, असल में ये वॉशिंग सोडा बनता है, इसी रिएक्शन से आप आगे वॉशिंग सोडा भी बना लोगे। अब मैं क्या बता रहा था कि बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है बेटा, ये एंटासिड के तौर पर यूज होता है, इसे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करता है। हाँ, फ्लफी जो केक बनते हैं ना, स्पॉन्जी केक, इसी की वजह से बनते हैं। उसके बाद वॉशिंग सोडा आप जानते ही हो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है। फिर इसका यूज जानते हो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में यूज होता है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है, ये तो जानते ही हो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में एक यूज, ये लिख देना बेटा, ठीक है। उसके बाद अब क्या, मैं कहाँ पे थे, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक बात याद रखना बेटा हमेशा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिप्सम से बनाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर को जब हीट करते हैं ना, तो उसके बाद ये क्या बनता है, जिप्सम बनता है। जिप्सम कहाँ यूज होता है बेटा, मेडिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में यूज होता है, फ्रैक्चर बोन को फिक्स करने के लिए यूज होता है, घरों में वो जो डेकोरेटिंग चीज बनाते हैं, खिलौने टॉयज बनाने में यूज होता है। नहीं, उसके बाद आ जाओ मेटल नॉन मेटल में। मेटल में तो 5-6 बातें पहले तो याद रखना कि लिक्विड मेटल का नाम, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन होता है, मरकरी। बेटा लक्सरियस नॉन मेटल कौन होता है, आयोडीन। सेजियम और गैलियम को हाथ पे रखते ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर हटा दिया जाए तो आग लग जाएगी। उसके बाद और क्या याद रखना, कार्बन के एलोट्रोप्स बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट याद रखना। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, लेड याद रखना। उसके बाद मिलियबिलिटी डक्टिलिटी याद रखना बेटा। मिलियबिलिटी क्या होता है बेटा, मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। मिलियबिलिटी अगर किसी को थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए मेटल को, तो इस प्रॉपर्टीज को मिलियबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी गोल वायर में बनाने की प्रोसेस को डक्टिलिटी कहते हैं। हाँ, यहाँ से प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज में याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है बेटा कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं ना, ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक ऑक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड इसका एग्जांपल है। एक तो ये याद रखना बेटा। उसके बाद ये भी याद रखना कि कई ऐसे मेटल है ना जो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, स्टीम से रिएक्शन करते हैं। उसके बाद एक और याद रखना है इसमें कि जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड एक्सेप्शन है। नाइट्रिक एसिड जब किसी मेटल से रिएक्शन करता है बेटा तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन ही बनाता है। एक बार याद रखना कि 3:1 नाइट्रिक एसिड और HCl और नाइट्रिक एसिड के 3:1 में मिलाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्वारिजिया। ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेना बेटा, सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, मॉडरेट में जिंक वगैरह होते हैं, नीचे में गोल्ड होते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना बेटा कि अब इनको रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या होता है। रोस्टिंग क्या होता है बेटा, अगर इंप्योरिटी सल्फाइड है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा, इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है बेटा, अगर इंप्योरिटीज कार्बन है तो लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब इन तरीकों से हम इनके इनरिचमेंट करते हैं। फिर हमें रिडक्शन में थर्माइट रिएक्शन याद रखना कि थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, आयरन से रिएक्शन कराने में इससे बहुत हीट पैदा होती है। रेलवे ट्रैक को जोड़ने में यूज होता है बेटा थर्माइट रिएक्शन। उसके बाद आप याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं, एक एनोड एक कैथोड लेते हैं। जो इम्प्योर मेटल होता है उसे एनोड पे रखते हैं, उसके बाद सॉल्ट वही डालते हैं जो मेटल निकालना होता है। मान लो जिंक निकालता है तो जिंक सल्फेट डालेंगे, उसके बाद पॉजिटिव से करके इक्वल अमाउंट में नेगेटिव पे जमा हो जाएगी। जो बच जाएगा एनोड पे उसे क्या कहते हैं बेटा, अनवांटेड मटेरियल, इम्प्योरिटीज, एनोड मड कहते हैं। सिल्वर का रंग काला क्यों हो जाता है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड से रिएक्शन करती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। कॉपर का रंग ग्रीन क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बनाती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे उसके बाद लास्ट में एलॉय आ जाएगा। भाई जंग लगने से बचाने के लिए हम वो जिंक की प्लेटिंग भी कहते हैं, नहीं, उसके बाद जिंक की प्लेटिंग भी कहते हैं, एलॉय भी बनाते हैं, नहीं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जिंक की प्लेटिंग करने को। एलॉय में आप याद रखिए ब्रोंज, ब्रास, ब्रोंज और ब्रास, उसके बाद सोल्डर,
लेड और टिन से मिलकर बनता है। सोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। और सोल्डर का यूज कहाँ करते हैं बेटा? वेल्डिंग में करते हैं। गोल्ड भी एक तरह का एलॉय है, क्योंकि गोल्ड में भी प्योर गोल्ड से हम जेवल्स नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है 24 कैरेट का गोल्ड, तो उसमें कुछ सिल्वर मिला देते हैं। तो इस तरह बेटा आपका ये मेटल नॉन मेटल हो गया। कार्बन कंपाउंड में भी देख सकते हैं, कार्बन कंपाउंड का पहला ही क्वेश्चन होता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज करती है, ये 4 गेन क्यों नहीं करती है? क्योंकि कार्बन में तो पहले में 2 होता है, बाहर में 4 होता है, तो ये 4 गेन करके 8 बन के स्टेबल हो जाती, या फिर 4 लूज करके 2 पे स्टेबल हो जाती। 4 गेन करने में इसको बहुत ज्यादा देखो, अगर 4 गेन करेगी तो 8 हो जाएगा, और प्रोटॉन कितना रहेंगे? 6, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं होल्ड करके रख सकते, और लूज करने में बहुत एनर्जी खर्च होती है बेटा। NH3CO2 और NH3CO2 और H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेना। अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों का फार्मूला CnH2n+2, अल्काइन अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2, ठीक है बेटा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में याद रखना कि OH फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक, CHO जो, अच्छा मैं इंस्टाग्राम में ना नूरुल हुदा नाम से आईडी है मेरा, नूरुल हुदा, वहां पे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालते हूँ, आप देख सकते हो। OH को अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, CHO को क्या कहते हैं बेटा? CHO को क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक। CO को क्या कहते हैं बेटा? कीटोन। उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये चीज हो गई यहाँ पे। उसके बाद हम आगे आते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है। सैचुरेटेड क्या होता है बेटा? हमेशा ब्लू फ्लेम से जलता है, कंप्लीट कंबशन होता है, शूट नहीं पैदा होता। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा रेड और येलो फ्लेम से जलता है, लेकिन इसमें शूट पैदा होता है बेटा, राख होती है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। उसके बाद 3 रिएक्शन जरूर याद रखना बेटा कंबशन का। किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाओगे तो हीट और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन का याद रखना। इथेनॉल को जब ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 में, K2Cr2O7 में, तो बेटा क्या बनाएगा? इथेनॉइक एसिड CH3COH ऑक्सीडेशन होकर। फिर एडिशन रिएक्शन याद रखना, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ऑयल होता है। जैसे ही हम इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे निकल के प्रेजेंस में, ये बन जाता है फैट, बन जाता है सैचुरेटेड, बन जाता है। एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद करना बेटा कि C के साथ H और H होता है H, और यहाँ पे Cl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? CH3Cl प्लस HCl। ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन किसको हटा देता है बेटा? हाइड्रोजन को हटा देता है। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर याद रखना डीनेचुरल अल्कोहल किसे कहते हैं? इथेनॉल में मिथानॉल मिला दिया जाए तो ये पॉइजनस हो जाता है पीने के लिए, इसे डीनेचुरल अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा मेडिसिन में क्यों होता है? क्योंकि ये गुड सोल्वेंट होता है ना, कि कोई चीज इसमें सोल्वेंट हो जाता है। उस पर इथेनॉल का रिएक्शन याद रखना, सोडियम से सोडियम इथेनॉइड बनाता है। उसके बाद इथेनॉल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन याद रखना, अच्छा ये भी याद रखना कि इथेनॉइक एसिड को ना हम आमतौर पर विनेगर में यूज करते हैं बेटा। और उसके बाद ये भी याद रखना एस्टरिफिकेशन क्या होता है। इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं बेटा तो एस्टर बनाता है। इथेनॉल को C2H5, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, को जब इथेनॉइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं CH3COH तो क्या बनाता है बेटा? C2H5 COO CH3 एस्टर बनाता है। एस्टर परफ्यूम में यूज होता है। टाइम होता है तो इस पे कई क्वेश्चन करवाते हैं हम। ऐसे ही स्पोनिफिकेशन होता है ना। उसके बाद याद रखना मिसिल किसे कहते हैं? जो डट मटेरियल होता है ना, उससे चारों तरफ सॉप के पार्टिकल मिल जाते हैं, एक मिसिल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बेटा देख लेना कि एक हार्ड वाटर में काम करता है, दूसरा काम नहीं कर पाता है। इस तरह आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा उसमें देख लेना मेटल नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की। आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों इतनी होती है? ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। मेटल नॉन मेटल रिएक्शन आयनिक कंपाउंड बनाता है। MgCl2 का स्ट्रक्चर देख लेना NCERT से, और NaCl का देख लेना बेटा। आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड हाई फोर्स ऑफ रिडक्शन से जुड़े होते हैं। मेटल नॉन मेटल का ये मिस हो गया था। तो इस तरह ये कार्बन कंपाउंड भी आपका पूरा हो गया। फिजिक्स में आ जाता है बेटा, लाइट में देख लेना कि जो प्लेन मिरर होता है उससे इमेज कैसे बनते हैं बेटा? U=V होता है। इमेज जो होता है वर्चुअल इरेक्ट बनता है नहीं, और ये लेटरली इन्वर्टेड बनता है। ये बात याद रखना U=V। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो केसेस है ना और इमेज फॉर्मेशन, वहां से एक क्वेश्चन कंप्लीट डायरेक्ट डायग्राम आएगा। कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर और कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज पूछ सकता है बेटा। डेंटिस्ट के यहाँ कौन सा मिरर यूज किया जाता है। उसके बाद आप याद रखना एक और बात कि इसके बाद ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन याद रखना, इमर्जेंट रे याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, ये भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की, कोई लेमन को पानी में डाले तो क्यों साइड में बड़ा दिखता है? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। उसके बाद आप लास्ट में पावर का फॉर्मूला देख लीजिएगा, 1/v + 1/u = 1/f मिरर फॉर्मूला है। लेस 1/v - 1/u = 1/f। मिरर में कौन मिरर में सब कुछ नेगेटिव होता है, एक केस होता है जहां पॉजिटिव, आपको जानना नहीं है 10 में ये जानना है कि सब कुछ नेगेटिव होता है, u v f सब नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स में सिर्फ u नेगेटिव होता है, बाकी v और f पॉजिटिव होता है। अगर आंसर माइनस में आता है इमेज डिस्टेंस मिरर में तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, और प्लस में आएगा तो रियल इन्वर्टेड होगा।
ठीक है, ये मिरर की बात कर रहे हैं। हाँ, एच हाइट अपॉन एच वन माइनस वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ऐसे ही लेंस में आ जाओ तो लेंस में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा, और इसका जो कॉन्केव है उसमें सब कुछ नेगेटिव, और कन्वेक्स में सिर्फ u नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। उसके बाद उसमें फॉर्मूला में लेकिन अगर इमेज डिस्टेंस ना माइनस में आ जाए तो आप याद रखिएगा कि रियल वर्चुअल इरेक्ट, और प्लस में आए तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये यहाँ पे ये चीज याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल एक लाइट से होती है। p इक्वल टू 1/f रखना होता है, और 1 डायोप्टर की डेफिनेशन याद रखना बेटा, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो जो पावर होती है 1 डायोप्टर होती है, और याद रखना p इक्वल टू 1/f, f को हमेशा मीटर में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद p इक्वल टू p1 p2 p3 कई लेंस जोड़ देते नहीं, अगर माइनस होता है तो कॉन्केव लेंस होता है, प्लस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना। और माइनस हमेशा दूरी डिस्टेंस विजन के लिए, प्लस करीब के विजन के लिए होता है। उसके बाद आई में आ जाओ, आई में सारा फंक्शन देख लेना बेटा। पुपिल ट्रांसपेरेंट होता है लाइट के लिए, सॉरी कॉर्निया। पुपिल क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन करता है। पुपिल के साइज को कौन मेंटेन करता है, इरिस मेंटेन करता है। सिलेरी मसल क्या करता है, फोकल लेंथ को मेंटेन करता है। अंदर रेटिना पे इमेज बनता है। ठीक है बेटा, रोड्स डिम लाइट में देखने में मदद करती है, कौन कलर डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है बेटा। उसके बाद यहाँ के बाद कैटरेक्ट आप देख लेना, व्हाइट मिल्की क्लाउडी बन जाता है, उसका कैटरेक्ट कहते हैं। उसके बाद तीनों केस जरूरी रखना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। दूर की चीजें नहीं दिख पाती है, इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। मायोपिया कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस लगाने से ठीक हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया करीब की चीजें नहीं दिखती, दूर की चीजें अच्छी तरह दिखती है, इमेज रेटिना के पीछे बनता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाने से ठीक हो जाता है। आई बॉल एलोंगेशन और उसमें मायोपिया में हो जाती है, ये बात भी याद रखना। उसके बाद प्रेस बायोपिया एज के बढ़ने के साथ होती है, कम दिखता है। कई बार क्या होता है कि अब एज होती है तो दूर की भी नहीं दिख पाती, करीब की भी नहीं दिख पाती, सिलेरी मसल लूज हो जाती है। प्रेस बायोपिया, बायोफोकल लेंथ यूज करते हैं। उसके बाद प्रिज्म डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन देख लेना बेटा। उसके बाद वहां से आगे बढ़ना बेटा, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट देख लेना। टिंडल इफेक्ट देख लेना, छोटे छोटे पार्टिकल लाइट को रोकते हैं, जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा वो नहीं रुकता है, कम वेवलेंथ वाले रुक जाते हैं। स्काई ब्लू क्यों दिखता है भाई, इसलिए दिखता है टिंडल इफेक्ट की वजह से। सूरज डूबने से पहले दो रेड क्यों दिखता है भाई, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, होराइजन पे होता है, बहुत दूर होता है। 2 मिनट अर्लियर क्यों सूरज डूब जाता है, ये अर्लियर क्यों राइज हो जाता है, इसका भी वहीं पे आंसर है। तो ये यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी देख लीजिएगा। अमीटर को हम क्यों सीरीज में हमेशा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट बराबर होती है। अच्छा, उसके बाद हम वोल्ट मीटर को क्यों हम पैरेलल में यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। उसके बाद बेटा 1 वोल्ट की डेफिनेशन याद कर लेना। उसके बाद 1 वोल्ट क्या, उसके बाद ओम्स लॉ, कांस्टेंट टेंपरेचर V इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस कितने बातों पर डिपेंड करती है, 4। लेंथ ऑफ वायर पे जितना लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा। टेंपरेचर भी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। उसके बाद आप बेटा ये याद रखिएगा 1 ओम की डेफिनेशन, अगर 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक जा रही है ना, 1 पोटेंशियल डिफरेंस है तो जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस याद रखिए, बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए रेजिस्टेंस घटा बढ़ाते वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है बेटा। फॉर्मूला हीट का याद रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, अच्छा रेजिस्टेंस का सीरीज का R इक्वल टू R1 R2 R3, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 R3, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। इस पर 3-4 न्यूमेरिकल सोल्व कर लीजिएगा एग्जांपल का भी। ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। 6 एम्पियर के 6 ओम की 3 रेजिस्टेंस है, कैसे कनेक्ट करें कि 9 और 4 रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाए। ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, एग्जांपल भी देख लीजिएगा। उसके बाद बेटा आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग में आप देखिएगा H इक्वल टू VIT I स्क्वायर RT, ये H का फॉर्मूला है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बल्ब टंगस्टन का, तो टंगस्टन के तार बल्ब में क्यों यूज करते हैं बेटा, क्योंकि टंगस्टन, माइक थोड़ा खराब हो गया था। टंगस्टन के तार क्यों यूज करते हैं बेटा, क्योंकि टंगस्टन के तार हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस, मेल्ट नहीं होता है। पहले के जमाने में बल्ब में यूज किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट से जलती है। उसमें हीलियम और निक्रोम डाले जाता है कि उसकी लाइफ बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट से आपका गीजर चलता है, हीटर चलता है, ये याद रखिएगा। फ्यूज किसे कहते हैं, एक पतला सा तार होता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक है तो जल जाती है और गैप हो जाता है, तो घर के एप्लायंसेस आग लगने से बच जाते हैं बेटा। उसके बाद याद रखिएगा कि पावर का फॉर्मूला याद रखिएगा यार, P याद रखिएगा कि सबसे पहले P इक्वल टू V इंटू आई, फिर P इक्वल टू आई स्क्वायर, फिर P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तीनों टाइप में अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। इन तीनों फॉर्मूला पे E इक्वल टू P इंटू T याद रखिए। पावर को 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोवाट आवर में आंसर निकालना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बेटा लोग। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट में 4-5 इंपोर्टेंट चीजें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल याद रखिएगा। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। एग्जांपल 12.1 एंड 12.2 मैग्नेटिक का जरूर देख लेना बेटा, वो किताब में एग्जांपल आंसर सॉल्यूशन के साथ है। उसके बाद आप ये ओवरलोडिंग देख लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट सर्किट देख लेना बेटा लोग। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, एसी और डीसी में डिफरेंस, एक स्टोर्ड होता है डीसी, एसी स्टोर नहीं कर सकते, डीसी को स्टोर करते हैं फिर चलाते हैं बैटरी वाला, ठीक है बेटा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अब जैसे आपके एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा
काउंसलिंग शुरू करेंगे कि कौन सब्जेक्ट बेटर होता है। जैसे 8 सालों के लिए अगर कॉम्बिनेशन रखा जाए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बेहतरीन करियर है आगे। तो एक तरह बायो वाले पीसीबी के साथ अगर मैथ न लेना चाहते हैं तो साइकोलॉजी ले लें, एंथ्रोपोलॉजी ले, बताएंगे हम इन सबों के बारे में। ठीक है बेटा, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। जरूर आप कमेंट में लिखें, एग्जाम जैसा भी हो मैं उसका इंतजार करूंगा। ठीक है बेटा, जय हिंद।